क्या कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा जो 5 किलो राशन दिया जा रहा था, फिफ्थ फेज के इलेक्शन से ठीक पहले उसे 10 किलो करने का जो वादा किया है, क्या कांग्रेस कहीं लूज करती हुई दिखाई दे रही है, या कांग्रेस का ये एक मास्टर स्ट्रोक है और जिसके चलते जो 4 फेज में कांग्रेस को बढ़त मिली है, इंडिया अलायंस को बढ़त मिली है, उसको एक और मोमेंटम देना चाहती है, ताकि जो अब स्टेट हैं जहां पर अब इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ पर गरीबों की एक बड़ी संख्या, अगर हम पूरी उत्तर प्रदेश को देखें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पर जनसंख्या का 1/4 1/3 तक आपको गरीब जनसंख्या मिलेगी, जिसके लिए राशन एक बहुत पूर्ण एक सरकारी लाभार्थी होने का उसे फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। और इसी के चलते कांग्रेस ने ये एक स्टेप लिया है और जिसका उसे बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अब वो वोटर जो स्विंग वोटर है, जो प्लान कर रहा था कांग्रेस की तरफ वोट करने के लिए या इंडिया अलायंस के लिए वोट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसे मोदी सरकार के 5 किलो राशन की गारंटी थी, जिसके मुंह में वो था और जिसके चलते वो कंफ्यूज था कि उसे वोट किसे करना चाहिए। एक तरफ उसके सामने जिस तरीके का नैरेटिव गांव-गांव तक पहुंचा है कि ये संविधान बचाने का इलेक्शन है, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उस पर लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ 5 किलो राशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर था इस इलेक्शन में बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लोगों को मकान मिले हैं, जो लाभार्थी वर्ग बीजेपी का है, तो उसमें डेंट लगाने की एक कोशिश की गई है। सबसे बड़ की बात यह है कि 4th फेज के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी का एनडीए अलायंस जो है या बीजेपी जो है वो 150 सीट्स पर जो है अब तक रुक चुका है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी ने ये नंबर 190 दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे 200 के आसपास सीटें दे रहे हैं, इसी तरीके से तेजस्वी यादव ने तो केवल 100 सीटें जो है बीजेपी के लिए रखी हैं, अखिलेश यादव लगभग 150 सीटों की बात कर रहे हैं 140, संजय राउत 250 की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल 230 की और ममता बनर्जी 195 to 200। लेकिन क्या होने जा रहा है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट हैं जिन्होंने 4th फेज में बीजेपी को बैकफुट पर लाया है या बीजेपी ने गेन किया है, साउथ में क्या हुआ है, एक एक चीजों पर हम लेयर बाय लेयर आपसे परत दर परत जो है आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। आप अगले 5 मिनट हमारे साथ रहें और आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। अगर हम 4th फेज की बात करें तो जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से इमोशनल फैक्टर का बेनिफिट मिला है, एक बात बहुत ही स्पष्ट है, क्लियर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए बात बोली है कि हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके दुख दर्द में हैं, वो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनका अलायंस जो है महाविकास आघाड़ी वो बहुत बेहतर करता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि बीजेपी और अलायंस जो है 10 सीटों से कम में ही सिमट जाए। इस तरीके का पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है और अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में महाराष्ट्र से बीजेपी को 41 सीट मिली थी और 2014 में भी 41 सीट आई थी, लेकिन तब शिवसेना उनके साथ थी। अब की शिवसेना जो है, जो उद्धव ग्रुप है वो उनके साथ नहीं है, हालांकि जिसके पास ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल है वो शिंदे गुट है, लेकिन शिंदे गुट को समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट ग्राउंड की रियलिटी को देख करके बता रहे हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 2019 में कर्नाटक में 25 सीटें 28 सीटों में बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट जेडीएस की थी, 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की थी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन 27 सीटें बीजेपी के पास इस तरीके से थी कि जेडीएस के साथ उनका अलायंस हो गया है, 1 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट की वो भी बीजेपी के साथ मर्ज हो गया है। तो कुल मिला के 27 सीटों को अगर हम देखें 2019 में, वो 28 में 27 सीटें इस बार बीजेपी की नहीं आ रही हैं। जो भी कर्नाटक के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड पर हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वहां पर बहुत क्लोज फाइट के बावजूद बीजेपी लगभग 14 से 15 सीटें लूज कर सकती है, कांग्रेस 13-14 सीटें जीत सकती है और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। कर्नाटक से अगर हम केरल की बात करें डीप साउथ में, तो वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, वहां पे बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ सकते हैं केरल में, लेकिन सीटें नहीं आने जा रही हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम तमिलनाडु की बात करें और पुडुचेरी को भी साथ में ऐड कर लें, यूनियन टेरिटरी को, तो कुल मिलाकर के ये 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में 1 या 2 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी गेन नहीं कर रही है और मेजर चंक जो है वो
इंडिया अलायंस के पास रहेगा। डीएमके और कांग्रेस के पास, कांग्रेस की यहाँ पर 7 से 8 सीटें आ सकती हैं और बाकी सीटें जो हैं डीएमके की होंगी। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 3 से 4 महीने पहले ही जो है बीजेपी और बीआरएस वहां पर जिस तरह से इलेक्शन लड़ा और फिर कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद एकदम ये बात स्पष्ट हो गई है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें जो पिछली बार सिर्फ 2 सीटें थी, वो अब बढ़ करके 10 या 12 सीटें हो सकती हैं। कुल 17 सीटें हैं। बीजेपी की वहां पर 4 सीटें थी और इस बार बीजेपी की भी 6 से 8 सीटें तक हो सकती हैं। बीआरएस जो कि भारत राष्ट्र समिति, जिसका पूर्व नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, टीआरएस, वो आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई दिख रही है और उसका वोट जो है बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट होता दिखाई पड़ रहा है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2019 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार शर्मिला जो कि जगन मोहन रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश की, उनकी बहन है, कांग्रेस ने उनको प्रोजेक्ट किया है। और कर्नाटक में जो कांग्रेस के चाणक हैं वो जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस के लिए जो है एक रास्ता तैयार किया, उसी तरीके से वो आंध्रा में भी जो है उन्होंने एक बहुत कोशिश की है। तो आप ये दे सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस की कई सीटें जीत सकती है, बीजेपी की भी 1-2 सीटें आ सकती हैं। कुल मिलाकर के अगर हम पूरे साउथ की 130 सीटों की बात करें तो लास्ट टाइम 2019 में 29 सीटें बीजेपी ने और 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें कम होने जा रही हैं। कांग्रेस 50+ सीटें जो है यहाँ पर स्कोर कर सकती है और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा गेन होने जा रहा है। और बाकी सीटें भी जो हैं कांग्रेस के अलायंस के पास रहेंगी ज़्यादातर, तो जिसका बेनिफिट इंडिया अलायंस को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से निकल करके केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अगर हम राजस्थान में आए, हिंदी बेल्ट में आए, तो हिंदी बेल्ट में भी राजस्थान में जिस तरीके से क्षत्रियों का विरोध हुआ है, जिस तरीके से राजपूतों ने विरोध किया है और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, उसके चलते राजस्थान में भी कांग्रेस 4 से 5 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट में है, नेक टू नेक फाइट है। और यहाँ पर बीजेपी जो 2019 में 25 में से 25 सीटें जीती थी, इस बार इस चीज़ की संभावना बहुत कम है। 100% स्ट्राइक रेट नहीं रहेगा बीजेपी का और निश्चित रूप से यहाँ 4-5 सीटें बीजेपी की लूज हो सकती हैं। और इसी तरह हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम होने जा रही हैं। हरियाणा का तो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही चेंज हो गया है, वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हरियाणा में 10 सीटें हैं और उन 10 सीटों में बीजेपी के लिए 2-3 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। कुछ 1 ही 2 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ अच्छा कर सकती है, अदरवाइज हरियाणा में नहीं है, परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत कम है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का केस उभर करके सामने आया है इलेक्शन से ठीक पहले 2 दिन पहले, तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ा सा मामला फंस सा गया है। लेकिन 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस या आप गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और अगर हम पश्चिमी यूपी से होते हुए जो 4 फेज यूपी में इलेक्शन हुआ है और इन 4 फेजेस में 39 सीट जो हैं यूपी की अब तक वोट हो चुके हैं और ईवीएम बंद हो चुके हैं, लेकिन जो अपडेट आ रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग 10 से 12 सीटें जो है यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम आगे की जो 41 सीट है उनमें अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका यही कहना है कि आप बनारस की सीट को यानी वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री की सीट है और साथ ही साथ राजनाथ सिंह की जी की जो सीट लखनऊ है, अगर उसको आप माइनस कर दें तो 39 सीट्स पर क्लोज फाइट है। कई सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं इस फेज में, यानी जो 5th 6th 7th फेज होगा जहां पर अलायंस बहुत अच्छा कर सकता है। अमेठी है, रायबरेली है, ये सीटें वो हैं जो जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा बहुत क्लोज फाइट है, बाराबंकी की सीट आप देख सकते हैं, वहां बहुत क्लोज फाइट चल रही है, वहां पीएल पुनिया के पुत्र जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं जिन पर बहुत ही क्लोज फाइट होने जा रही है और यहाँ लगभग हर सीट पर क्लोज फाइट है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार में भी जो है नीतीश कुमार फैक्टर जो है बीजेपी को फायदा नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को साथ अपने लिया, लेकिन नीतीश कुमार का ये अलायंस नीचे ग्राउंड पर नहीं उतर पाया है, कार्यकर्ताओं में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है। और एक चीज बहुत साफ है
कि जो सीटें जेडीयू को मिली हैं, जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई हैं, उन सीटों पर एक मैसिव हाथ देखने को बीजेपी को मिल सकती है। पिछली बार 40 सीटों में से 39 सीटें जो है बीजेपी अलायंस ने जीती थी जेडीयू के साथ, लेकिन इस बार सीटें कम होने जा रही हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ हो रही है, जिस तरीके से जनता में बेरोजगारी की मामला है, आप अगर देखें पटना के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संस्थान है, अगर आप वहां के छात्रों से बात करें तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के फेवर में लड़के बोल रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तो उस सब के चलते एक इंडिकेशन है कि यूथ में बहुत आक्रोश है। और पूर्वी यूपी से लेकर बिहार तक की अगर बात की जाए तो ये वो बेल्ट है जहां पर यूथ पढ़ता है, गरीब घरों से लड़के आते हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लड़के आते हैं और ये सरकारी सेवाओं के लिए कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ कोई करप्शन होता है, यहाँ वैकेंसीज की कमी होती है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये इम्पैक्ट फील कर सकते हैं आप ग्राउंड के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो अगर आप बंगाल में बीजेपी की सीटें, अगर 18 सीटें थी 2019 में, 18 में 18 वो अपनी सेव कर लेते हैं तो बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता होगी। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है, अभी यहाँ पर लोग बटे हुए हैं, पॉलिटिकल जो पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि बंगाल में क्लोज फाइट हो रही है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया है। वहाँ एक तरीके का ट्रायंगुलर फाइट है और ट्रायंगुलर फाइट में डेफिनेटली बेनिफिट जो मिलता है वो बीजेपी को मिलता है। कुल मिलाकर के बीजेपी की लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जो जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी 230 तक आ सकती है। और ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि वो किससे समर्थन हासिल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका शिवसेना के साथ विवाद हुआ, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में बीजेपी ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, पार्टियों में खरीद फरोख्त की, जिसका आरोप उन पर लगता रहा, वो चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए के एक्सपेंशन के लिए एक बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये एक देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। हालांकि ये सारी बातें एक सिर्फ कैलकुलेशन है, प्रिजम्पशन है, अनुमान है, एक्सपीरियंस के बात की बुनियाद पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होने जा रहा है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लगभग 380 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 163 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, और अब मुश्किल से आप जैसा जानते हैं कि 14-15 दिन है और आपके सामने 4 जून को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या एक नई सरकार बनेगी केंद्र में, ये देखने वाला और समय होगा, और ये एक नया चैप्टर होगा भारत के राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि जिस तरीके से इशू संविधान बचाओ वर्सेस और आरक्षण बचाओ वर्सेस ये सारे इश्यूज आए हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको कैसा लगा ये हमारा एनालिसिस? आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।